Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज के हमारी जो ये वीडियो है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक टेक्निक है जिसमें हम बच्चे को जो सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइडेड होता है और प्रॉपरली ग्रेडेड होता है और सीक्वेंस्ड होता है। यहाँ पर बच्चे को अपनी स्पीड और अपने पेस से बढ़ने की पूरी फ्रीडम होती है। बच्चा जिस भी चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहा है वो प्राइवेटली पढ़ रहा है उसको और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चे के अंदर शाइनेस है या सबके सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करने में हेजिटेशन होती है वो यहाँ पर ओवरकम हो जाती है और बच्चे को फुल फ्रीडम होती है कि वो अपनी स्पीड से अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से चीज़ों को पढ़े, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन फॉर्म्स में भी हो सकते हैं या कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है जिसमें बच्चे को अपने रिस्पॉन्सेस को फिल करना होता है। जब बच्चे अपने रिस्पॉन्सेस को फिल कर देते हैं तो उनको वहाँ पर इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिस्पॉन्सेस। जो आंसर्स उन्होंने दिए हैं वो कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं ये उनको तुरंत ही मालूम पड़ जाता है। जैसे ही उनको ये पता चलता है उसी आधार पर वो आगे मूव करते हैं। अगर सभी क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो वो बच्चा नेक्स्ट फ्रेम की तरफ मूव करेगा और अगर कुछ क्वेश्चंस में गलतियां हैं तो उसको वापस से उन जो फ्रेम है उसको पढ़ना होगा या किसी नए फ्रेम पर उसको स्विच किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप विच इज़ बीइंग यूज्ड इन दैट प्रोग्राम। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कंसेप्ट है वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी पर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी जो है स्किनर की वो इस बात पर बल देती है कि बच्चा जो भी क्रिया कर रहा है उस क्रिया को आगे दोहराना है या नहीं दोहराना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको रिस्पॉन्स करने पर रिवॉर्ड मिला है या पनिशमेंट मिली है। अगर रिवॉर्ड मिला है तो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, बच्चा उस क्रिया को बार बार करता है। और अगर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आते हैं, बच्चे को पनिशमेंट मिली है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसको दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो वीकन होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा उसको रिपीट करना बंद कर देता है। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये इट इज़ अ मेथड और टेक्निक ऑफ गिविंग और रिसीविंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। हम डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी कुड यूज़ अ कंप्यूटर या फिर जो टीचिंग मशीन प्रेसी के द्वारा डेवलप की गई थी। सिडनी एल प्रेसी ने जो अपनी टीचिंग मशीन यूज़ की थी उस मशीन में भी इन फ्रेम्स को फीड किया जाता है, या फिर आजकल हम लोग कंप्यूटर के थ्रू भी इस इंस्ट्रक्शन की टेक्निक को फॉलो करते हैं। यहाँ पर बच्चे को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन जो कहा गया है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है और अपनी ही स्पीड से उन फ्रेम्स को स्टडी करके उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करके आगे बढ़ता है, तो ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज़ लॉजिकली सीक्वेंस्ड। इसको लॉजिकली सीक्वेंस किया जाता है कि किस चीज़ के बाद बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना कितना मैटर एक फ्रेम में उसको देना है, उसके हिसाब से उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया जाता है और उसको फ्रेम पर लिखा जाता है। ये जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की टेक्निक है ये हमारे एंटरिंग बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर पर फोकस करती है। एंटरिंग बिहेवियर हमारा वो बिहेवियर है जो हम लेकर आए हैं अपने साथ और उसको हम लेकर अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एस्पेक्ट तो बच्चा जानता ही है उस चीज़ का, या कम से कम उसके नाम से अवेयर है, उसके मीनिंग से अवेयर है, या कुछ चीज़ें उसने कहीं पढ़ी सुनी हैं जिनको पढ़ सुनकर वो उस फ्रेम तक पहुंचा है, तो वो उसका एंटरिंग बिहेवियर हो गया जिसको वो लेकर आया है, जो उसको पहले से मालूम है। और टर्मिनल बिहेवियर जो है वो बिहेवियर है जो पढ़ने के बाद उसका होगा, मतलब एंड में। एंटरिंग बिहेवियर मतलब इनिशियल जो बिहेवियर है बच्चे का जब उसने फ्रेम्स को पढ़ना स्टार्ट किया, प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट किया, एंड टर्मिनल बिहेवियर जो है वो उसका एंड बिहेवियर है जो वो उन फ्रेम्स को पढ़ने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये इन दोनों ही बिहेवियर्स को ध्यान रखता है, उनकी तरफ पूरा इसका फोकस होता है। देन ओनली वन फ्रेम इज़ प्रेजेंटेड एट अ टाइम। एक टाइम पर केवल एक ही फ्रेम बच्चे के सामने उपस्थित होता है, उस फ्रेम को बच्चा पढ़ता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो आंसर करता है। learner has to be active
वाइल रिस्पॉन्डिंग द फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर हर फ्रेम के बाद क्वेश्चंस हैं, तो बच्चा जो पढ़ रहा है वो भी उसको अच्छे से पढ़ना है और उसी पढ़े हुए कंटेंट के बिहाफ पर वो उन क्वेश्चंस का आंसर देगा। तो इस पूरी एक्टिविटी में बच्चा जो है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। ये जो टेक्निक है इट गिव स्कोप टू सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ पेसिंग। बच्चा अपने आप पढ़कर सीख रहा है तो सेल्फ लर्निंग हो रही है, और अपने पेस के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है तो उसको हम सेल्फ पेसिंग कहते हैं। इट हैज़ प्रोविजन फॉर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, क्योंकि हर फ्रेम के बाद बच्चे को कुछ क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना है, तो वहाँ पर बच्चे की लर्निंग का इवैल्यूएशन कंटिन्यूस बेस पर हो रहा है। और जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं तो जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। हमारे बेसिक 5 प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के। पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हमारा जो कंटेंट है वो छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित किया जाता है। हमारी जो यूनिट हमें पढ़ानी है बच्चे को, या हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उसको हम बहुत छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं। ये भाग जो होते हैं ये अपने आप में पूरी तरह मीनिंगफुल होते हैं। स्मॉल स्टेप्स में बच्चा जब चीज़ों को पढ़ता है तो ऐसा इनका मानना है कि जब बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाया जाता है तो उसको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है किसी भी कंटेंट की। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। ये हम सभी जानते हैं कि बच्चा जितना एक्टिव रहता है उतनी ही अच्छी उसकी लर्निंग होती है, उतनी ही लर्निंग उसकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग को बहुत फोकस किया जाता है और इस चीज़ पर ध्यान देते हुए हर फ्रेम के बाद कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिनका रिस्पॉन्स देने के बाद ही बच्चा नेक्स्ट फ्रेम पर प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। जब हम बच्चे को उसके कार्यों के प्रति इमीडिएट फीडबैक देते हैं तो इससे उसकी लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। उसको ये मालूम चल जाता है कि वो जो प्रगति कर रहा है वो डिज़ायर डायरेक्शन में है या नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ पर चेंजेस करने हैं और कितने एफर्ट्स की उसको ज़रूरत है। देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। कभी कभी बच्चा स्लो लर्नर होता है या एवरेज लर्नर होता है तो उसको कुछ कंसेप्ट समझने में टाइम लग जाता है, क्लास में बार बार रिपीटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। बच्चा अपनी गति से कंटेंट को कितनी भी बार पढ़ सकता है और उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर देके नेक्स्ट फ्रेम पर प्रोसीड कर सकता है। हो सकता है कि एक एवरेज बच्चे के लिए कभी कभी कोई कंटेंट डिफ़िकल्ट होता है और कोई कंटेंट बहुत ईजी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज ही इज़ हैविंग बिफोर दैट। एंटरिंग बिहेवियर पे उसके डिपेंड करता है। अगर एंटरिंग बिहेवियर उसका एक कंटेंट के लिए पॉजिटिव है, प्लस है, तो उसको वो कंटेंट पढ़ने में और आगे प्रोसीड करने में टाइम कम लगता है। लेकिन अगर बच्चा नया टॉपिक पढ़ रहा है तो इट विल डेफिनेटली टेक लिटिल बिट लॉन्ग टाइम। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। बच्चा अपनी टेस्टिंग खुद कर रहा है, हर फ्रेम के बाद खुद को टेस्ट करता है, उसको मालूम है कि उसको कितना समझ में आया है। सबसे अच्छे इवैल्यूएटर हम खुद होते हैं हमारे, हमें अच्छे से पता है कि हमें कौन सी चीज़ कितने अच्छे से समझ में आई है। तो यहाँ पर हर बार स्टूडेंट की टेस्टिंग होती है और उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। अब बात करते हैं स्टेप्स की। इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। अभी हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ उसके बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जो प्रोग्राम प्रोसेस है हमारा ये हाईली डायनामिक होता है, चैलेंजिंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब इसको बनाया जाता है तो हाईली डायनामिक मतलब बहुत सारी चीज़ें रोज़ चेंज हो रही हैं, कंसेप्ट आपके चेंज होते हैं, आपके पढ़ाने की टेक्निक चेंज होती है, बच्चों के समझने के लिए आप कौन सी टेक्निक को, किस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं वो चेंज होगा, किस डिवाइस के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं वो भी आप अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी बार बार चेंज करते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, हमेशा आपको कुछ नया करना है और टाइम कंज्यूमिंग भी है उसको बनाना और उसको ऑपरेट करना। देन प्रोग्रामर जो है वो हमारा स्किलफुल होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं अगर वो हम किसी भी नॉर्मल टीचर या नॉर्मल बंदे से हम लिखवा रहे हैं जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारे जो फ्रेम्स होंगे वो उनका कंटेंट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना कि एक स्किलफुल प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाने पर होगा। नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन। किसी भी काम को संपादित करने से पहले जो हमारी स्टेज होती है वो प्रिपरेशन होती है, हम चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन में पॉइंट हमारे आएंगे वो सबसे पहला होगा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक या यूनिट जिसके ऊपर आपको प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, हमें क्या पढ़ाना है। बीइंग अ टीचर हम यही देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाना है। उसके बाद हम उस कंटेंट की एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेते हैं, हमें इसमें से किस किस चीज़ को आज फोकस करना है। देन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स।
हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, जो हम सिखा रहे हैं उससे बच्चे के व्यवहार में हम क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, उसको हम क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट ऑफ एंटरिंग बिहेवियर। बच्चा क्या जानता है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक एंटरिंग बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने होते हैं। एंड देन फाइनली कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट ऑफ टर्मिनल बिहेवियर। हर बार हर फ्रेम के बाद हमें बच्चे को कितनी नॉलेज हुई है ये चेक करना होता है, तो उसके लिए हम हर फ्रेम के बाद भी टेस्ट बनाते हैं और फाइनली जब एंड पे हम पहुंच जाते हैं तो उस टाइम भी हम बच्चे को टेस्ट करते हैं कि ओवरऑल बच्चे को कितनी नॉलेज हुई है। ये सब हमारा प्रिपरेशन का पार्ट था। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है राइटिंग द प्रोग्राम। जब हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, अब हम उसके बाद अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या करना है, तो पहली बात तो प्रेजेंटिंग द मटेरियल इन फ्रेम्स। कितना कितना कंटेंट हमको एक एक फ्रेम में डालना है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आप कंटेंट को नॉर्मल लिख के प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रोवाइड फॉर एक्टिव स्टूडेंट रिस्पॉन्स। हमें यहाँ पर स्टूडेंट के एक्टिव रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना होता है। उसके लिए हम लोग हमेशा बच्चे के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे बच्चा एक्टिव रहे, अदरवाइज हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन और करेक्टनेस ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर हमें बच्चे के लिए जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके एक्टिव रिस्पॉन्डिंग को चेक करने के लिए उनके करेक्शन का प्रोविजन भी करना होता है, और करेक्शन के बेसिस पर बच्चे को क्या रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं। देन यूज़ ऑफ प्रॉम्प्ट्स टू गाइड स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। हमें कुछ हिंट्स भी, अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ हिंट्स बच्चे को देने होते हैं जिससे बच्चा उसको रिस्पॉन्स कर सके, या हम मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं जिससे हम बच्चे के रिस्पॉन्सेज को कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉम्प्टिंग दे देते हैं। एंड देन प्रोवाइड केयरफुल सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम। अब इसके बाद हम एक केयरफुल सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमें किस सीक्वेंस में बच्चे को वो फ्रेम्स प्रोवाइड कराने हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्राई आउट एंड रिवीजन। जब हम अपने फ्रेम्स को लिख लेते हैं उसके बाद हम उसका ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट करने का सबसे बड़ा हमारा जो एम होता है वो उसकी वैलिडिटी चेक करना है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करना है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको उन्हें समझना है तो आप मेरी पहली वीडियोज़ में देखकर इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैं एक बार बता देती हूँ। वैलिडिटी ये है कि जिस चीज़ के लिए आपने बनाया है ये पेपर या फ्रेम्स, वो उसी चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई एम होता है ना हमारा पेपर बनाने का, अगर हम उस एम को हमारा पेपर फिल कर रहा है तो फिर हमारा पेपर जो है वो वैलिड है। रिलायबिलिटी मतलब सेम कंडीशंस में सेम एज ग्रुप के ऊपर अगर हम इस टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर करें तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट आने चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम आने चाहिए। सो यहाँ पर हम उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करने के लिए ट्राई आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई आउट जब करते हैं तो हम अपना जो ड्राफ्ट है हमने प्रिपेयर किया उसको हम कुछ बच्चों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनमें हम चेंजेस कर लेते हैं, और उसको दिखाने के लिए हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिससे वो कंटेंट की एक्यूरेसी को चेक कर सके। देन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इस प्रोग्राम को एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं। एंड देन फाइनली जब हमारा रिज़ल्ट आ जाता है उसके बिहाफ पर हम रिवीजन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का, और जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं उसको तब हम एरर रेट और प्रोग्राम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कैसे कैलकुलेट होंगी इसको हम अब देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरर रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। पहली चीज़, एरर रेट कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स गिवन बाय लर्नर्स फॉर ईच फ्रेम। जो हमारे स्टूडेंट्स ने हर फ्रेम पर आंसर्स दिए हैं उन आंसर्स के बेसिस पर ये एरर रेट हमारा कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला जो है उसका यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ एरर्स। बच्चों ने जितनी भी एरर की हैं उनके नंबर को हम काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, हमने कितने फ्रेम्स बनाए थे इस प्रोग्राम में उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। देन नंबर ऑफ लर्नर्स टेकिंग द प्रोग्राम, जितने बच्चों ने इस प्रोग्राम पर पार्टिसिपेट किया है, जो हमारे बच्चे जिनके ऊपर हमने इस टेस्ट को फर्स्ट टाइम पे एडमिनिस्टर किया है वो कितने बच्चे थे, उनके नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन दिस इज़ कैलकुलेटेड। नाउ कमिंग टू प्रोग्राम डेंसिटी।
प्रोग्राम डेंसिटी जो होती है उसको हम मेजर करते हैं टाइप टेकन रेशियो के टर्म्स में. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? वी आर हैविंग द फॉर्मूला अगेन. नंबर ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड इन अ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम. जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज थे हमारे एक सेक्शन में प्रोग्राम के, उनके नंबर को हम लिख लेंगे. देन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड इन अ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम. टोटल नंबर हमारा कितना था जो हमें एक सेक्शन में चाहिए, इसको हम रख लेंगे अपने फॉर्मूला में. एंड देन वी कैन कैलकुलेट द प्रोग्राम डेंसिटी. And now last point we are going to discuss in our this video, that is uses of program instructions. हम इनको कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? तो पहली चीज़, इट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. ये जो हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस चलता है, जब हम ट्रेडिशनल टीचिंग के सेंस में बात करते हैं तो ये इंडिविजुअलाइज्ड नहीं होता. हम पूरी क्लास के लिए उस टाइम लेक्चर्स देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं. बट व्हेन वी कम टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पर एक बच्चे के साथ ही एडमिनिस्टर किया जाता है और बच्चा अपनी ही गति के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आगे प्रोसीड करता है. देन इट हेल्प्स इन एनरिचमेंट ऑफ द करिकुलम. जो हमारा करिकुलम है उसको पढ़ाने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा करिकुलम जो है वो एनरिच हो जाता है. हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे स्टिमुलस को वेरिएट करते हैं बच्चे को कंसेप्ट को समझाने के लिए. जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बच्चे को समझाते हैं. अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हम वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं जिससे बच्चा उस कंसेप्ट को ईजीली ग्रास्प कर सके. देन इट मे बी इफेक्टिवली यूज्ड इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन. अगर हमें बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देने हैं तो उसको यूज़ करना पॉसिबल होता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल वी कैन यूज़ इट फॉर दैट ऑल्सो. देन इट हैज़ ब्रॉट एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड थियरी टुगेदर. जो हमारी प्रैक्टिस और थियरी के बीच में गैप रह जाता है नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में, वो गैप हमारा इसके थ्रू ओवरकम हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं इसमें और हर जगह बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें इंश्योर होता है. देन लर्नर इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन टास्क ऑफ लर्निंग. बच्चा अपने आप करके सीख रहा है. सफिशिएंट मोटिवेशन, सस्टेन्ड अटेंशन एंड इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो द की फैक्टर इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे होते हैं उस समय हमारा टास्क ऑफ लर्निंग जो होता है उसमें बच्चा अपने आप पूरी तरह इमर्स हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है और बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो वो उस फ्रेम से आगे नहीं बढ़ पाएगा. अब अगर बच्चे को आगे जाना है, उसको एंड तक पहुंचना है, तो उसको हर जगह पर एक्टिव रहना होगा और अच्छे से सीखना होगा. देन अगर जब वो रिस्पॉन्स देता है, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो उसको मोटिवेशन मिल रहा है. सस्टेन्ड अटेंशन, यहाँ पर अटेंशन उसकी कंटिन्यूसली बनी हुई है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर उसकी निगाह चूकती है या कुछ लाइंस वो स्किप कर देता है, उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको वो पूरा फ्रेम दोबारा पढ़ना पड़ेगा या उसके रेमेडियल पेजेस पर जाके उसकी डिटेल नॉलेज उसको गेन करनी पड़ेगी. तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बच्चा कंटिन्यूसली अटेंटिव होकर उन चीज़ों को पढ़ता है. एंड देन ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज़ अगेन मेंटेन्ड ओवर देयर, क्योंकि बच्चे को जो भी चीज़ चाहिए, जो भी मैटर चाहिए उसको मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है, वो अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठकर उसको पढ़ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट भी अपने आप उसमें बना रहता है. और टीचर बहुत क्रिएटिवली फ्रेम्स को डिज़ाइन करते हैं इन ऑर्डर टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी. अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.